हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस कवर करने वाले हैं। तो स्पीडी पब्लिकेशन का ये साइंस का जो बुक है बहुत ही अच्छा है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और कब किया था? तो 1801 में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारत में चिकित्सा के जनक किसको कहते हैं? तो ये चरक को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसको कहते हैं? तो ये सुश्रुत को कहते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित है। विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसने लिखा है? तो ये अरस्तु ने लिखा। और हिस्टोरिया प्लांटेनियम पुस्तक किसने लिखा? तो ये थियोफ्रेस्टस ने लिखा। अब हम लोग जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। जीवों के नामकरण के दिनामपत्ति किसने दिया था? तो ये क्रोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। और कब दिया था? तो 1753 में दिया था। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? तो रॉबर्ट एच विकेटर ने कब किया था? तो 1969 ईस्वी में किया था। समस्त जीवों को पांच जगत वर्गीकरण किया है। विकेटर ने कितने जगत में बांटा है? तो पांच जगत में बांटा है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक और पादप और जंतु में बांटा है पांच जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? तो ये मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं जीवाणु होते हैं, नीलहरित शैवाल होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होते हैं, केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जीव में क्या नहीं होता? तो केंद्रक नहीं होता। एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? तो प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन सा हो जाएगा? तो शैवाल हो जाएगा, कवक हो जाएगा और प्रोटोजोआ हो जाएगा। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है क्या? केंद्रक होता है। अब हम लोग जीवाणु पढ़ेंगे। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये लीवन ने किया था। और कब किया था? तो 1683 में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता किसके कहते हैं? तो लीवन को कहते हैं। जीवाणु नाम किसने दिया? तो एरेनबर्ग ने दिया। कब दिया? तो 1829 में दिया। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन सा है? तो ये जीवाणु हो जाएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसके? तो मिकोपेप्टाइड का बना होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? तो मिकोपेप्टाइड की बनी होती है। पौधे दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा? तो राइजोबियम हो जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है कौन? तो राइजोबियम हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन हो जाएगा? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणु में राइबोसोम जो होता है ये 70 इस प्रकार का होता है। अब हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जो होता है ये कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ का प्रथम जो प्रयोग होता है गोल्डफश ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा और हिस्टोरिका होता है। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो ये यूग्लिना कहलाता है। अब हम लोग विषाणु पढ़ेंगे। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जो जीव होता है ये विषाणु होता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानस्की ने किया। कब किया था? तो 1892 में किया था। साधारणतः जो सभी विषाणु होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं।
प्रोटीन साधारण जो विषाणु बने होते हैं, प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का जो आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बीच में होता है। रासायनिक रूप से विषाणु जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। अब हम लोग कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। जीवन की मूलभूत क्या क्या है, तो कोशिका हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, तो 1665 में किया था। अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लीवेन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। और कब किया था, तो 1838-39 में किया था। जीवधारियों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो ये कोशिका कहलाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित किस में होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु होता है सबसे छोटी कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका इसी को बोलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा, तो सेरिबेलम के गेन्युअल सेल हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो ये अंडाणु हो जाएगा। अब हम लोग कोशिका की संरचना को पढ़ेंगे। जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो जीव द्रव हो जाएगा। जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो ये डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। और कब किया था, तो 1839 में किया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है, तो ये हेक्सेल का कथन है, हेक्सले का कथन है। जीव द्रव सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, शोल्ज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो ये ऑल्टमैन ने खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता किसमें, तो जीवाणु में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र किसको कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, तो एटीपी के रूप में संचित होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई किसकी है, तो ऊर्जा की है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था, तो हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है, तो ये क्रिस्टी कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो यह हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक कौन होता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। सेल्यूलोर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव के विज्ञान सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित कहाँ है, तो ये हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो डीएनए में होता है। आरएनए में शर्करा जो पाई जाती है राइबोस का पाया जाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है।
केंद्रक में डीएनए का अंश जो होता है ये 10% होता है। डीएनए बहुलक किसका? तो न्यूक्लियोटाइड्स का है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो डीएनए देता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो ये आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखला जो होती है बंधी किससे होती है? तो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति जगत का बड़ा समूह कौन हो जाएगा? तो थैलोफाइटा हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह के पौधा जो होता है ये सुकाय होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन हो जाएगा? तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन हो जाएगा? डायसोनिया हो जाएगा। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन हो जाएगा? जियोसिस हो जाएगा। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव किसमें होता है? तो ये ब्रायोफाइटा में होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग क्या कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे होते हैं नम एवं छायादार स्थानों पे। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो होते हैं नम और छायादार स्थानों पे होते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन हो जाएगा? तो ये एजोला हो जाएगा। अब हम लोग शैवाल पढ़ेंगे। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरा शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोग होता है लेमनेरिया। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन होता है? तो ये लेमनेरिया होता है। सबसे बड़ा शैवाल कौन हो जाएगा? तो माइक्रोसिस्टिस हो जाएगा। सबसे छोटा शैवाल कौन हो जाएगा? कैलेमाइडोमोनास हो जाएगा। अब हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। कवक जो है ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक कौन कौन सा? ईस्ट, मशरूम और खमीर हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है यीस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। अब हम लोग लाइकेन के बारे में जानेंगे। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल का। लाइकेन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था ये थियोफ्रेस्टस ने किया था। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाता है? तो कोटिकोलस कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाता है? तो सेक्सिकोलस कहलाता है। गोबर पर उगने वाले कवक कौन होता है? तो क्रोप्रोफिल होता है। क्रोप्रोफिल होता है। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन जो होता है लिबरेरिया होता है, इर्बेनिया होता है और रेमेलिया होता है। अब हम लोग अनावृत बीजी पढ़ेंगे। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज जो होते हैं ये नग्न होते हैं, इसका आवरण नहीं होता। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन होता है? तो सिकोया होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी जैमिया पिग्मिया होता है। साबूदाना जो प्राप्त होता है किससे होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत बीजी पौधे में परागण की क्रिया जो होती है वायु के माध्यम से होता है। अब हम लोग आवृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं फल के अंदर। जो बीज होता है आवृत बीजी में इसमें फल के अंदर होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी जो होता है यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा जो होता है ये लेमना होता है।
अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा बीज कौन होता है तो ये आर्किड होता है। सबसे बड़ा बीज कौन होता है? लेडोसिया होता है। और सबसे ऊंचा पौधा कौन होता है? तो सिकोया सिम्प्रीवेंस होता है। सोलेनेसी कुल के पौधा कौन होते हैं? तो आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च होते हैं। रुटेसी कुल के पौधे जो होते हैं नींबू, संतरा, बेल और मौसमी होती है। रोजेसी कुल के पौधे होते हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रास्पबेरी होती है। और मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं कपास, भिंडी और गुड़हल होते हैं। मटर किस कुल का पौधा होता है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। गन्ना किस कुल का पौधा होता है? तो ग्रेमनी कुल का पौधा होता है। लौंग किस कुल का पौधा होता है? तो मिटेसी कुल का होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? तो यूरेनॉल हो जाएगा। अब जड़, तना, पत्ती के बारे में जान लेते हैं। पौधा अवरोही भाग है। पौधा का अवरोही भाग कौन होता है? तो ये जड़ होता है। तर्करूपी जड़ के उदाहरण कौन हो जाएगा? मूली हो जाएगा। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण शलजम हो जाएगा। शंकुआकार जड़ का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो ये गाजर हो जाएगा। गांठदार जड़ के उदाहरण कौन हो जाएगा? तो ये शकरकंद हो जाएगा। जड़ों के रूपांतरण जो होते हैं मूली, गाजर और शलजम होती है। तने के रूपांतरण जो होता है आलू, अदरक और हल्दी होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। कंद के उदाहरण कौन हो जाएंगे? तो आलू हो जाएगा। धन कंद के उदाहरण ओल और अरबी हो जाएगा। प्रकंद के उदाहरण जो हो जाएगा अदरक और हल्दी हो जाएगा। हस्सल कंद के उदाहरण प्याज और लहसुन हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फोनिक एल्म के कारण। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो इलाइसिन के कारण। मिर्च के तीक्ष्णता जो होते हैं मिर्च के तीक्ष्णता जो किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा हो जाएगा? तो तना हो जाएगा। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं राइजोबियम होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या कहलाता है? तो ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो कायिक प्रबंधन कहलाता है। आलू का कायिक प्रबंधन जो होता है तना से होता है। ब्रायोफिलियम में कायिक प्रबंधन जो होता है ये पत्ता से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है ये पत्ती होता है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र जो होता है ये रंध्र होता है। पत्तियां सांस लेती है स्टोमेटा से। अब हम लोग मात्रक और उसकी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो आइंस्टीन को कहते हैं। ई बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? था फूसिस से हुई है। ग्रीक शब्द फूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति जो है एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो जाएगा। एसआई पद्धति का स्वीकार कब किया गया था? तो 1967 में किया गया था। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रों की जो संख्या होती है ये 2 होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? तो ये दूरी का होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में आपसे पूछा जाएगा तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समुद्री दूरी मापने की जो इकाई होती है नॉटिकल मील में मापते हैं। एक मील जो होता है एक नॉटिकल मील मापते हैं और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। अगला सवाल है जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूसेक में। एक क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर होता है। समतल कोण मात्रक किसका होता है? तो ये रेडियन का होता है। घन कोण मात्रक किसका होता है? तो स्टेरेडियन का होता है। रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। प्रेरक मात्रक होता है किसका? हेनरी का। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। 0.001 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर हो 10⁻⁻9 मीटर होता है। फर्मी मीटर जो होता है लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। सबसे न्यूनतम इकाई किससे मापी जाती है? तो फर्मी मीटर में। फर्मी मीटर से। ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो ल्यूमेन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है। 1 पिकोग्राम कितना होता है? 10⁻12 ग्राम होता है। 1 फेम्टोमीटर 10⁻15 ग्राम होता है। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। एक कैरेट हीरे बराबर होता है 200 मिलीग्राम। 1 फैथम बराबर होता है 6 मीटर होता है। 1 फैथम बराबर 6 फीट होता है। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। द्रव की श्यानता मापी जाती है विस्कोमीटर से। द्रवों की प्रवाह की गति मापते हैं वेंचुरी मीटर से। बादलों की ऊंचाई या वेग तथा गति दिशा की माप की जाती है नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापा जाता है टेकोमीटर से। वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का पूर्ण रूप होता है सोन नेविगेशन एनी रैंगिंग होता है। सोनार प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर से। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पाइरोहीलियोमीटर या पाइरोनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र ऑडियोमीटर हो जाएगा। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। पौधे में वृद्धि मापक यंत्र होता है क्रेस्कोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। दुग्ध उत्पादकों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विट्रियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो होता है पॉलीग्राफ होता है। घूमती वस्तुओं की गति किस माप की जाती है? गाइरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है किसका? तो ऊर्जा का। वोल्टमीटर मापा जाता है तापमान से। अब हम लोग सदिश एवं अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। वैसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं अदिश राशि कहलाती है। प्रमुख अदिश राशियां द्रव्यमान चाल आयतन कार्य ऊर्जा शक्ति समय दाब ताप आवृत्ति विद्युत धारा घनत्व दूरी ये सभी अदिश राशियां हो जाएगी। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है सदिश राशियां कहलाती है। प्रमुख सदिश राशि होगा वेग आवेग विस्थापन बल त्वरण संवेग और भार हो जाएगा। चाल वेग विस्थापन और त्वरण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है? तो विस्थापन कहलाता है।
कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो चाल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। चाल तथा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग तथा चाल की विमा LT-1 होता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग की विमा MLT-1 होता है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण का ये मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की विमा जो होता है LT-2 होता है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। बेल आवेग एवं बल आघूर्ण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहलाता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। बल एक प्रकार का दबाव या खिंचाव है। बल का ये मात्रक न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक डाइन हो जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो जाएगा। बल की MLT-2 हो जाएगा। बल गुणनफल होता है F बराबर जो होता है A होता है मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है अब केंद्रीय बल होता है। विकेंद्रीय बल का जो उदाहरण हो पृथ्वी के परितः या कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है केंद्र की ओर होती है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला जो बल होता है ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले जो मशीन कार्यरत होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे होता है। सर्कस में मौत का कुआं का खेल का उदाहरण अपकेंद्रीय बल का है। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया क्या कहलाता है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है। बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बलाघूर्ण की जो विमा होती है MLT-2 होता है। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है बल आघूर्ण कहलाता है या टॉर्क। अब हम लोग सरल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सरल मशीन जो होता है यह एक युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन जो कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सरल मशीन का उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो हो जाएगा कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक हो जाएगा सरौता हो जाएगा। ओपनर नींबू निचोड़ने का मशीन हो जाएगा। और तृतीय श्रेणी का जो हो जाएगा स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा हो जाएगा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए अयास या बल के अनुपात क्या कहलाता है? तो उत्तोलक या यांत्रिक लाभ कहलाता है। प्रक्षेप गति अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह पिंड का यह गति क्या कहलाता है? तो प्रक्षेप गति कहलाता है। प्रक्षेप गति का जो उदाहरण हो तो धनुष से छोटा बाण होता है, तोप से छोटा गोला होता है। प्रक्षेप का पथ जो होता है ये परवलयाकार होता है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री के कोण पे। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम जो होगी वो 90 डिग्री पर होगी। अब घर्षण एवं घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण कहलाता है। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक या ग्रेफाइट का। किसी रखती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल शार्पी घर्षण बल कहलाता है। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर
खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक जो होता है स्थैतिक घर्षण बल का होता है। लोटनी घर्षण का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, घर्षण के ही कारण हम लोग लिख पाते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। अब हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये न्यूटन ने लिखा। गति के नियमों को प्रतिपादक कौन थे? तो ये न्यूटन थे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? तो ये गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है विराम जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने या यात्री के आगे और झुकना गति के जड़त्व के कारण होता है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल की झड़ जाना विराम जड़त्व के कारण होता है। वस्तु के जड़त्व मापने की यह इकाई क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। बल की परिभाषा प्राप्त होता है किससे? तो बल के प्रथम गति के नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है? तो द्रव्यमान होते हैं। बल की परिभाषा प्राप्त होती है किससे? तो प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है ये वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण जो होता है ये v बराबर u प्लस at होता है। गति का दूसरा समीकरण जो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। गति का दूसरा नियम समीकरण का संबंध प्राप्त जो होता है प्रदान करता है ये वस्तु की स्थिति समय के बीच को। संवेग एवं भार के बारे में अब पढ़ेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। संवेग की विमा mlt-2 होता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का जो कुल संवेग जो है अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति या उड़ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त जो होता है रॉकेट में होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है भार कहलाता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 100 न्यूटन है 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन हो जाएगा। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार जो होता है ये शून्य होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का जो होता है 1/81 भाग होता है।
कार्य एवं ऊर्जा है, जो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।